हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं यहाँ एनसीईआरटी साइंस क्लास 6 के फोर्थ चैप्टर जिसका नाम है वस्तुओं के समूह बनाना, जिसमें हम लोग अभी तक पदार्थ के गुण पढ़ चुके थे और उसके आगे अब हम पढ़ेंगे विलय अथवा विलायक अविलायक। तो इसमें क्रियाकलाप चौथा दिया हुआ है। आइए हम पढ़ते क्या है। कुछ ठोस पदार्थों जैसे चीनी, नमक, चौक, पाउडर, बालू यानी रेत तथा लकड़ी की बुरादे के नमूने एकत्र कीजिए। कांच के 5 गिलास लीजिए। प्रत्येक गिलास के लगभग 2/3 भाग में जल भरिए। पहले गिलास में कुछ मात्रा में चम्मच भरकर चीनी, दूसरे में नमक तथा इसी प्रकार शेष गिलासों में अन्य पदार्थ मिलाइए। प्रत्येक गिलास की अंत वस्तु को चम्मच से विलोड़ित कीजिए। धीरे धीरे हिलाइए। कुछ मिनट तक प्रतीक्षा कीजिए। प्रेक्षण कीजिए और पता लगाइए कि जल में मिलाए गए पदार्थों का क्या होता है। चित्र 4.4 में आप देख सकते हैं। देखिए इसमें 4.4 में चित्र में 2 बीकर लिया गया है, एक दोनों में पानी है। इसमें देखिए बोला गया है क्या लुप्त होता है और क्या नहीं। आगे पढ़ते अपने प्रेक्षणों को सारणी 4.3 में दर्शाए अनुसार नोट कीजिए। यहाँ 4.3 की सारणी बनी है। इसमें लिखा हुआ है विभिन्न ठोस पदार्थों को जल में मिश्रित करना। इसमें हम 2 कॉलम बनाएंगे। एक में हम पदार्थ लिखेंगे, दूसरे में जल में विलुप्त होता है या फिर लुप्त नहीं होता है ये हम लिखेंगे। जैसे नमक हो गया, ये जल में पूर्णतः लुप्त हो जाता है। ऐसी चीनी के बारे में हम लोग लिखेंगे पानी में घोल के कि वो लुप्त होता है या नहीं। आप यह पाएंगे कि कुछ पदार्थ जल में पूर्णतः लुप्त हो गए तथा अर्थात घुल गए, विलीन हो गए हैं। हम यह कहते हैं कि ये पदार्थ जल में विलेय हैं। अन्य पदार्थ जल के साथ मिश्रित नहीं होते तथा काफ़ी समय तक गिलास में विलोड़ित करने पर भी जल में लुप्त नहीं होते। ये पदार्थ जल में अविलायक हैं। चूँकि जल बहुत से पदार्थों को विलीन कर सकता है, इसलिए हमारे शरीर के प्रकारों में इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। क्या द्रव भी जल में विलीन हो जाते हैं? आगे क्रियाकलाप 5 दिया हुआ, इसमें लिखा है सिरका, नींबू का रस, सरसों का तेल अथवा नारियल का तेल, मिट्टी का तेल अथवा अन्य किसी द्रव के नमूने एकत्र कीजिए। कांच का एक गिलास लीजिए, इसे आधा जल से भरिए। अब इसमें चम्मच भरकर कोई द्रव्य मिलाइए और भली भांति विलोड़ित कीजिए। इसे 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। प्रेक्षण कीजिए कि क्या यह द्रव्य जल के साथ मिश्रित हो जाता है। चित्र 4.5 में आप देख सकते हैं। इसमें दो बीकर बने हुए हैं। ए में लिखा हुआ है कुछ द्रव्य जल में भली भांति मिश्रित हो जाते हैं। बी में लिखा है जबकि कुछ नहीं होते हैं। आगे हम पढ़ते हैं जितने अधिक अन्य द्रव आपके उपलब्ध हो सके उन सभी के साथ इस प्रयोग को दोहराइए। अपने प्रेक्षणों को सारणी 4.4 में लिखिए। हम यह देखते हैं कि कुछ द्रव्य जल में पूर्णतः मिश्रित हो जाते हैं, कुछ अन्य द्रव्य जल में मिश्रित नहीं होते और कुछ समय तक ऐसे ही छोड़ देने पर अपनी पृथक परत बना देते हैं। देखिए यहाँ सारणी 4.4 बना है। इसमें लिखा है कुछ समान द्रव्यों की जल में विलेयता। इसमें 2 कॉलम बने, एक तरफ द्रव्य का नाम लिखा हुआ है, दूसरे में भली भांति मिश्रित होते हैं या नहीं होते हैं ये बताना है। तो सिरका भली भांति मिश्रित हो जाता है। ऐसे नींबू के रस के बारे में बताएंगे, सरसों के तेल के बारे में बताएंगे। नींबू का रस भी मिश्रित हो जाता है, सरसों का तेल मिश्रित नहीं होता, नारियल का तेल भी मिश्रित नहीं होता, किरोसिन भी मिश्रित नहीं होता है। आगे हम पढ़ते हैं कुछ गैसें जल में विलय हैं जबकि अन्य नहीं है। समानतः जल में कुछ गैसें थोड़ी मात्रा में विलीन होती है। उदाहरण के लिए जल में जो विलीन ऑक्सीजन होता है गैस, जल में रहने वाले जंतुओं एवं पादपों की उत्तरजीविता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। वस्तुएं जल में तैर अथवा डूब सकती हैं। क्रियाकलाप 4 में आप देखते हैं करते समय आपने यह ध्यान दिया होगा कि जल में अविलय ठोस जल से पृथक हो जाते हैं। क्रियाकलाप 5 में भी आपने कुछ द्रवों के साथ ऐसा ही देखा होगा। इनमें से कुछ पदार्थ जो जल में मिश्रित नहीं हो पाए वे जल के पृष्ठ पर आकर तैरने लगे, अन्य डूबकर गिलास की तली में पहुंच गए थे। क्या यह सही नहीं है? हम ऐसे बहुत से उदाहरण देखते हैं जिनमें पदार्थ जल में तैरते रहते हैं अथवा डूब जाते हैं। जैसे चित्र 4.6 में आप देख सकते हैं। इसमें देखिए एक बीकर में पानी लिया गया है और इसमें कुछ सामान डाले गए। तो इसमें देखिए चाबी और सिक्के डाले गए हैं, वो ज़मीन पे बैठ गए हैं, लेकिन और पत्ता और बॉल डाला गया है तो वो ऊपर तैर रहे हैं। आगे बढ़ते किसी तालाब की सतह पर गिरी सूखी पत्तियां व कंकड़ जो आप
इसी तालाब में फेंक देते हैं शहद की कुछ बूंदें जिन्हें आप गिलास के जल में डालते हैं, इन सब का क्या होता है? बुझो ये चाहता है कि आप इससे जल में तैरने वाले तथा जल में डूबने वाले पदार्थों के 5-5 उदाहरण दें। अन्य द्रवों जैसे जल में यही पदार्थ तैरते हैं अथवा डूब जाते हैं, इसे देखने के लिए आप किस प्रकार परीक्षण करेंगे? आगे लिखा है पारदर्शिता। आपने लुक्का छिपी का खेल खेला होगा। उन स्थानों के बारे में विचार करिए जहां आप खेलते समय छिपना चाहेंगे ताकि आप दूसरों को दिखाई ना दे। आपने इन स्थानों को ही क्यों चुना? क्या आपने कभी शीशे की खिड़की के पीछे छिपने का प्रयास किया? स्पष्ट रूप से नहीं, क्योंकि ऐसा करने पर आपका मित्र शीशे से आपको देखकर पता लगा लेगा। उन पदार्थों तथा सामग्रियों जिनसे होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है उन्हें पारदर्शी कहते हैं। यानी ऐसे जो पदार्थ होते हैं या सामग्री होते हैं जिनके द्वारा आप किसी भी वस्तु को देख सकते हैं उन्हें पारदर्शी कहते हैं। एग्जाम्पल में देखिए दिया हुआ है कांच, जल, वायु तथा कुछ प्लास्टिक पारदर्शी पदार्थों के उदाहरण है। प्रायः दुकानदार बिस्कुट, मिठाई अथवा अन्य खाद्य पदार्थों को कांच अथवा प्लास्टिक के पारदर्शी पात्रों में रखना अधिक पसंद करते हैं ताकि खरीदार इन चीज़ों को आसानी से देख सके। चित्र 4.8 में आप देख सकते हैं, यह एक दुकान का काउंटर का चित्र बना हुआ है जिसमें शीशा लगा हुआ है, जिसके द्वारा जो भी ग्राहक होंगे वो तुरंत वस्तुओं जो भी उनको खरीदना होगा वो आराम से देख सकते हैं। आगे पढ़ते हैं। इसके विपरीत कुछ ऐसे पदार्थ भी हैं जिनसे होकर आप वस्तुओं को देख नहीं सकते। इन पदार्थों को अपारदर्शी कहते हैं। आप यह नहीं बता सकते कि बंद लकड़ी के बक्से, गत्ते के डिब्बे अथवा धातु के पात्र के भीतर क्या रखा है। लकड़ी, गत्ता अथवा धातु अपारदर्शी पदार्थों के उदाहरण होते हैं। क्या हम यह समझते हैं कि हम बिना किसी भ्रांति के सभी वस्तुओं अथवा पदार्थों को पारदर्शी अथवा अपारदर्शी में समूहित कर सकते हैं? क्रियाकलाप 6 में हम देखते हैं कागज की एक शीट लीजिए और इससे होकर किसी प्रदीप्त बल्ब को देखिए। इस संबंध में आपने प्रेक्षण नोट कीजिए। अब कागज की शीट के बीच 2 से 3 बूंद खाने का तेल या मक्खन डालकर इसे तैराइए। कागज के उस भाग से जहां तेल फैला है प्रदीप्त बल्ब को दोबारा ध्यान से देखिए। अब आप क्या देखते हैं? क्या आप यह पाते हैं कि अब बल्ब हमें पहले की अपेक्षा और अधिक स्पष्ट दिखाई देता है, परंतु क्या आप इस चिकने कागज से होकर प्रत्येक वस्तु को पूर्णतः स्पष्ट देख सकते हैं? कदाचित नहीं। ऐसे पदार्थों जिनसे होकर वस्तु को देख देख तो सकते हैं परंतु बहुत स्पष्ट नहीं देख सकते, उन्हें पारभासी कहते हैं। कागज पर लगे उस तैलीय धब्बे को याद कीजिए जिसका उपयोग हमने खाद्य पदार्थों का वसा के लिए परीक्षण करने में किया था। वह भी पारभासी ही था। क्या आप पारभासी पदार्थों के कुछ और उदाहरण पर सोच विचार कर सकते हैं? अतः हम पदार्थों को पारदर्शी, अपारदर्शी तथा पारभासी के रूप में समूहों में बांट सकते हैं। पहली किसी अंधेरे वाले स्थान पर टॉर्च के जो कागज होते हैं उसको हथेली से ढकने का सुझाव देती है। टॉर्च का स्विच ऑन करके हथेली के दूसरी ओर का प्रेक्षण कीजिए। वह यह जानना चाहती है कि क्या आपकी हथेली अपारदर्शी है या पारदर्शी है अथवा पारभासी है। जैसे देखिए चित्र 4.9 में दिया हुआ है, क्या टॉर्च का प्रकाश आपकी हथेली से गुजर रहा है, पूछ रहा है। हाँ, हमने यह सीख लिया कि पदार्थों की अपनी भिन्न दिखावट होती है तथा इनके जल अथवा अन्य द्रवों में मिश्रित होने के ढंग भिन्न भिन्न होते हैं। वे जल में तैर अथवा डूब सकते हैं अथवा पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी भी हो सकते हैं। पदार्थों का समूहन उनके गुणों में समानताओं अथवा विभिन्नताओं के आधार पर किया जा सकता है। हमें पदार्थों के समूहों में रखने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? दैनिक जीवन में हम प्रायः पदार्थों का समूहन अपनी सुविधा के लिए करते हैं। घर में हम अपनी वस्तुओं का भंडारण सामान्यतः इस प्रकार करते हैं कि एक जैसी वस्तुओं का एक साथ रखी हो। इस प्रकार की व्यवस्था द्वारा हम आसानी से उसका पता लगा सकते हैं। इसी प्रकार कोई पंसारी प्रायः सभी प्रकार के बिस्कुटों को अपनी दुकान के एक कोने में रखता है, सभी साबुनों को अन्य स्थानों पर, जबकि अनाज अथवा दालों का भंडारण किसी अन्य स्थान पर रखता है। इस प्रकार के समूहन के लाभप्रद होने का एक दूसरा कारण भी है। पदार्थों को इस प्रकार समूहों में बांटकर उनके गुणों का अध्ययन तथा उन गुणों में किसी भी
पैटर्नों का अवलोकन करना सुविधाजनक बन जाता है। इसके विषय में और अधिक अध्ययन हम उच्च कक्षाओं में करेंगे। ये आगे हमारा सारांश दिया हुआ है जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसे आप पढ़ लीजिएगा। ये कुछ ही महत्वपूर्ण बिंदु दिए हुए हैं जिसके द्वारा आप पढ़ के अपने पूरे पाठ के बारे में आसानी से समझ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।